हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13, जिसका हम अंतिम पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं। और हमने इसमें क्या समझा था, हमने हल्दी घाटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में, उनके जो साथी थे जो कि कौन थे, चेतक, जो कि घोड़े थे उनकी वीरता के बारे में हमने देखा। और उनका जो हल्दी घाटी में जो युद्ध प्रदर्शन था उसको देखकर उनके जो सैनिक थे उनके अंदर भी क्या आ गया था, बहुत ज़्यादा रोष आ गया था कि नहीं, हमको भी करना ही है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी, उसके बाद आगे क्या होता है उस चीज़ों को समझने के लिए हम आगे के पद को पढ़ना शुरू करते हैं। ये था हमारा तीसरा पद। 2 पद हम पहले कर चुके थे, आज हम तीसरा पद करने जा रहे हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा। कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्या कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि जब वो युद्ध चल रहा था और युद्ध के बीच में क्या हुआ, वह हाथी दल जिस पर कौन बैठे थे, जो उनके दुश्मन थे वो बैठे थे, उन हाथी दलों पर वो कैसे पड़े, बिल्कुल टूट पड़े। ऐसे टूट पड़े, कैसे टूट पड़े कि मानो उस पर पवी छूट पड़ा। पवी क्या होता है, पवी कहते हैं वज्र को। ठीक है, वज्र क्या होता है, जो राजा जो इंद्र जी है ना, इंद्र जी ने क्या किया था, महर्षि दधीची जो है उनकी अस्थियों से एक क्या बना था, अस्त्र बना था, जिसको वज्र कहते हैं, जो कि देवता इंद्र के पास है। उस वज्र की तरह जैसे मान लो उनके ऊपर टूट पड़े हो, यानी खुद किस पर थे, खुद अश्व पर थे, और वो जो हाथी है उन हाथियों जहां पर उनके दुश्मन बैठे थे उनके ऊपर ऐसे टूट पड़ा जैसे मान लो वज्र जो है उस तरह से उनके ऊपर बरस पड़े थे और वहां पर वो युद्ध कर रहे थे। अब वो कैसे हुए, जो घोड़ा था वो अपने एक पैर पे खड़ा था, और जो महाराणा प्रताप थे वो अपने घोड़े पर सवार थे और अपने दुश्मनों से, हाथी के दलों में थे वो, जबकि तब भी उनसे लड़ रहे थे। सोचो कितनी वीरता थी उनके अंदर। ऐसा नहीं सोचो अरे सामने वाले के पास हाथी है, मैं तो घोड़ा हूँ। अब घोड़ा हाथी के सामने कितना छोटा लगता है, लेकिन उन्होंने जो अपनी वीरता थी उनको नहीं छोड़ा। मतलब उनको देखते ही समझ में आ रहा था कि वो कितने वीर हैं। कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित मीन्स क्या होता है, रक्त। ठीक है, शोणित मीन्स होता है रक्त, और भू मतलब होता है धरती। ठीक है, धरती। और जब वो युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते अपने जो दुश्मन थे उनको मार गिरा रहे थे, उनके सर काट रहे थे, तो जब उनके दुश्मन मरते जा रहे थे तो उनमें से क्या निकलेगा, जब गर्दन कटेगी तो खून भी तो निकलेगा। तो जब उनका जो खून निकल रहा था वो इतना ज्यादा रक्त था कि ऐसा लग रहा था मान लो उनके रक्त से धरती फट गई हो, और वो धरती फटने से जो इतनी वेग के साथ, इतनी तेजी के साथ वो जो खून बह रहा था उससे वो धरती फट गई है। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाला फूट पड़ा हो। जैसे नहीं होता है बारिश के टाइम पे नाला आ जाता है तो सब कुछ धरती वर्ती, बारिश के टाइम पे कैसे धरती फट जाती है, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग होने लग जाती है। तो वैसे ही इतना ज्यादा खून बह रहा था, लोगों का रक्त बह रहा था कि जैसे धरती से क्या निकल, धरती फट गई और वहां से नाला फूट पड़ा हो, और वो भी किसका, रक्त का। आगे बात करते हैं। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। और जो कोई भी दुश्मन साहस कर रहा था उनके पास आने की और युद्ध करने की, उनको कटाक्ष यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तलवार की नोक से ही उनको तोड़ रहे थे। या कटाक्ष बोले तो एक तरह से कटाक्ष का मीनिंग ये भी होता है, तिरछी नजर भी होता है, कि जस्ट कोई आ रहा है युद्ध करने के लिए, उनको बस तिरछी नजर से देखते थे दुश्मन, वही इससे तो नहीं डरना है, मतलब इससे तो नहीं लड़ना है, और पीछे हो जाते थे। मतलब अपनी आंखों की तिरछी नजरों से ही सामने वाले को बिल्कुल हरा देते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। बरछा मीन्स क्या होता है, बरछा एक प्रकार का शस्त्र होता है। ठीक है, तो इसको भी शस्त्र कहते हैं, जो महाराणा प्रताप ने ले रखा था। ठीक है, उसके नोक पे भी क्या कर रहे थे, जैसे मान लो कोई सैनिक आ रहा है तो उसको अपने बरछे से ही सीधा मारा, और मारते ऐसा लग रहा था कि नभ में जाके उसको फेंक दिया है, मतलब नभ के बीच में, यानी हवा में वो झूल रहा है, ऐसा उन्होंने किया था। मतलब कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई आ रहा है, लेकिन वो हर समय क्या कर रहे थे, युद्ध करते जा रहे थे, और इस तरह से युद्ध में अपनी
प्रतिभा दिखा रहे थे कि वो कैसे कैसे युद्ध कर रहे थे। किसी को सिर्फ देखने मात्र से ही वो डर जा रहा था, किसी को अपनी बर्छे से जो है उसकी नोक से हवा में फेंक रहे थे। इस तरह से वो युद्ध किए जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। अरि मीन्स क्या होता है? अरि मीन्स होता है शत्रु। एक क्षण पे तो क्या कर रहे थे, वो शत्रु के घोड़े के ऊपर चढ़ जाते थे कि अपने घोड़े पर हैं, देखा वो शत्रु का घोड़ा आ रहा है, उस घोड़े पे चढ़ गए और चढ़ के उसके ही घोड़े पे उसको ही मार दिया। कभी तो ऐसे कर रहे थे। और क्षण भर में, मतलब पल भर में कुछ तो पल भर में कुछ, और पल भर में लड़ा सो गया घोड़े पर। और कभी कभी क्या होता था, अब युद्ध भूमि में लड़ते 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 भाई रात हो गई और थक जाते थे तो उस घोड़े पर ही सो जाते थे। वो ऐसा करते थे क्यों? क्योंकि भाई जो दुश्मन है वो कभी भी वार कर सकता है, और वार करेगा उसके लिए सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए समय नहीं होगा और उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करते थे, अगर थक जाते थे तो उस घोड़े पर ही सो जाते थे। और जैसे ही कभी युद्ध का थोड़ा सा भी अंदेशा होता था कि फिर से युद्ध होने वाला है, और वहीं पर ही वो फिर से शुरू हो जाते थे। तो इस तरह से करते थे वो। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। और बैरी दल यानी दुश्मनों के दलों से लड़ते लड़ते फिर क्या कर जाते थे, वो कभी कभी कुछ क्षणों में घोड़े पर खड़े होकर ही तलवारबाजी करने लग जाते थे और अपने दुश्मनों से लड़ते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। व्याख्या देखते हैं, उससे पहले प्रसंग भी देखेंगे। संदर्भ हम पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, वहीं से ही आपको संदर्भ लिखना है एज इट इज, प्रसंग आपको हर बार अलग लिखना है। तो बात करते हैं प्रसंग की, किस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी ओजपूर्ण भाषा में, ओजपूर्ण मतलब वीरता वाली भाषा में, युद्ध में महाराणा प्रताप के अद्भुत और विस्मयकारी पराक्रम का चित्रण किया है। उनके तीव्र प्रहारों से किस प्रकार चारों तरफ जो है रक्त प्रवाहित होने लगता है, और उन्होंने किस प्रकार जरा भी वीर भाव दिखाने वाला जो शत्रु था, थोड़ा सा भी कोई वीर भाव दिखा रहा था, उसका तत्काल वहीं पर ही संहार कर दिया। इस प्रकार से इसका जो जीवंत दृश्यांकन है उन्होंने दिखाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी व्याख्या की। व्याख्या क्या है? युद्ध के अनंतर महाराणा प्रताप कभी शत्रु की पैदल सेना का संहार कर रहे थे, और कभी उनके घुड़सवार सेना का अचानक में दुश्मन की गज सेना की तरह मुड़े और वायु वेग से अपने चेतक को दौड़ाते हुए शत्रु के हाथी दल पर टूट पड़े। उनके इस अचानक आक्रमण से जो है हाथी और उस पर सवार जो सैनिक है वो उनके होश उड़ गए कि यार हम तो हाथी पर हैं, ये घोड़े पर है, और एकदम से आके उनको जैसे उनके ऊपर सवार हो गए कि अब तुमको तो मारने वाला हूँ। तो ये देख करके उनके दुश्मन जो है वो थोड़े से उनके होश उड़ गए कि हमने तो सोचा भी था कि ऐसा हो जाएगा कि हम इतने ऊपर हाइट पर हैं और ये एकदम से हमको हमारे ऊपर वार कर देगा, बट ऐसा नहीं होता था। आपने वो देखा होगा ना, कौन सी मूवी है वो, माला माल वीकली, उसमें नहीं था कि वो एक था, क्या नाम था उसका, नाम तो भूल गई, अरशद वारसी नहीं, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वो हाथी पर हमेशा बैठा रहता था अपने दुश्मन से बचने के लिए। तो हमेशा हाथी पे क्यों बैठता? क्योंकि उसको पता था हाथी पे तो चढ़ नहीं पाएगा, और वो ऐसे घूमता रहता था। तो ऐसे ही उनके दुश्मनों को ये लगा था कि ये तो घोड़े पर है, हाथी पर कहाँ से आ पाएगा, और हम आराम से युद्ध करेंगे। लेकिन उनके घोड़े पर वो सवार थे और उनका घोड़ा एक पैर पे खड़ा हो गया और उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया अपने राजा को, और वो वहां पे युद्ध करने लग गए। वे और असरानी था उनका नाम, है ना, वो जो मूवी थी माला वाली। वे और उनके हाथी भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे। महाराणा के भाले की नोकों का तीव्र प्रहार जो है उनके लिए ऐसा था मानो स्वयं देवता के जो सेनापति इंद्र है ना, जो इन्होंने महर्षि दधीची की अस्थियों से जो बने हुए वज्र है जो नामक शस्त्र था उन पर आक्रमण कर दिया हो, ऐसा लग रहा था। उनकी तलवार का जो वार था वो ऐसा लग रहा था। चारों तरफ शत्रुओं के मर्दन यानी कि मरने वाली जो चीजें थी उनसे हल्दी घाटी की वे रणभूमि जो थी वो मुगल सैनिकों की लाशों से पट गई थी, यानी पूरी तरह से सभी जगहों पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उनके घायल शरीरों से बहने वाला जो रक्त था वो इतना अधिक था कि वहां रक्त के नाले के रूप में प्रवाहित होता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो अचानक तेज गति से धरती फट गई हो और उसमें से चारों ओर पानी से भरे हुए भयावह जैसे नाले होते हैं, उस जल वेग से हृदय कंपित ध्वनि करता हुआ प्रवाहित हो रहा हो, ऐसा लग रहा था। युद्ध के अनंतर शत्रु का जो भी सैनिक जरा भी हिम्मत कर रहा था और करके आगे बढ़ रहा था, महाराणा की सेना पर प्रहार करने का प्रयास करता, उसकी तरफ महाराणा की एक तिरछी नजर ही उसे
भय कंपित कर देती, मतलब भय से कांप जाते थे वो, ऐसा हो जाता उनकी सिर्फ नजर देखने भर से, उसे वहीं रोक देते थे। इसके उपरांत भी यदि कोई स्वयं को और ज्यादा अधिक वीर समझता था कि अरे क्या डरना, आगे और बढ़ते थे, तो उनकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता तो क्या करते थे वो, उसे कुपित होकर और उठाकर प्रचंड वेग से ऊपर की तरफ आकाश की दिशा में फेंक देते, और जब वे हाहाकार करता हुआ ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आता तो उसे अपने बर्छे पर रोककर उसका अंत कर देते। क्या करते थे, जैसे मान लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई दुश्मन आ रहा था और उसने इसको तिरछी नजर देखा, फिर भी उसको डर नहीं लगा, क्या क्या हुआ, चलते हैं। तो जैसे ही वो आते थे, कोई भी दुश्मन आता था, दुश्मन की कोई सेना आती थी, उसको उठाते थे और ऐसे हवा में फेंकते थे, और जैसे ही हवा में फेंकते थे तो वो हा करते हुए जैसे नीचे आते, अपने जो बर्छे है उसके नोक से उसको मार देते थे और वहीं पर ही उसका अंत हो जाता था। युद्ध भूमि में प्रतिक्षण महाराणा अपने अनेक विभत्स रूप दर्शा रहे थे। कभी वे एक ही क्षण में क्या कर रहे थे, अपने घोड़े चेतक की पीठ से उछलकर शत्रु के घोड़े पर सवार हो जाते थे और उस पर बैठ करके मुगल सवार को मार करके धराशाही कर देते, और कभी घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते तो कभी उसी पर बैठे बैठे कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेते। रात्रि में उन्हें शयन ही करना होता तो वे अपने चेतक पर ही सवार होकर उसी पर ही सो जाते थे, जिससे यदि अचानक शत्रु रात में आक्रमण कर देता तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने में विलंब नहीं लगता, यानी उनको टाइम नहीं लगे कि अरे हमको ये उठाना है, भाला उठाना है, ये उठाना है, तलवार उठानी है, वो हमेशा रेडी रहते थे। कभी शत्रु की सेना से युद्ध करते हुए वो अचानक चेतक पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार अपने विभिन्न रूपों में और अपने इनके अनेक तरीकों से वो क्या कर रहे थे, शत्रुओं का मर्दन करने में लगे हुए थे, मतलब उनको मारने में लगे हुए थे। ठीक है, अब इसका काव्य सौंदर्य देखें तो क्या है, यहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से शत्रु की क्या दशा हुई, इसका अत्यंत रोमांचित करने वाला चित्रण किया गया है। बहुत ही मतलब दिखाया ना कि भाई उनके दुश्मनों को कैसे वो हवा में डाल रहे थे, फिर उस बर्छे से उनका वध कर रहे थे, तो ये सब चीजें कर रहे थे। युद्ध भूमि में क्षण क्षण में महाराणा के विभिन्न वीर भावों का प्रस्तुतिकरण द्रष्टव्य था, मतलब देखने लायक था। द्रष्टव्य मीन्स देखने लायक था। भाषा कैसी है, साहित्यिक हिंदी, रस, वीर, गुण, ओज और अलंकार रूपक अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि किसी शब्द की आवृत्ति हुई होगी 2 बार, उसको हम पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। ओके, नाउ लास्ट और अंतिम पद जो कि क्या है उसको पढ़ते हैं। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब जब वो युद्ध चल रहा था, जो मान सिंह थे, जो मुगल सम्राट थे, जो उनका अभिमान था, उनके बारे में कह रहे थे कि अब उनका मान सम्मान कहाँ चला गया है। वो विजय पाना चाहते थे, अब वो कहाँ चले गए, और उस चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें और भी बताई हैं। क्या कि क्षण में गिरते रुंडों से। रुंडो मीन्स क्या होता है, जब धड़ होता है ना, बिना शरीर के, बिना सिर के जो होता है धड़, उसको बोलते हैं। ठीक है, बिना सिर के धड़। उसके बाद है शुंडो। शुंडो मतलब सूंड। नेक्स्ट है वितुंडो। वितुंडो मीन्स क्या होता है, वितुंडो मीन्स होता है हाथी। ठीक है, और नरमुंडो यानी कि बिना मतलब बिना उसके, यानी शरीर जो है वो बिना मुंडी के हो उसके। ठीक है, बिना मुंडी के बोल देते हैं जिसको। ठीक है, तो इस तरह से बाकी तो सारे वर्ड्स सिमिलर। रोष मीन्स क्या होता है, क्रोध होता है। अब बात करते हैं क्षण में गिरते रुंडों से, यानी कुछ ही क्षण में जब वो युद्ध करते थे तो किसी क्षण में तो क्या होता था, बिना सिर के आपको धड़ दिखता था युद्ध भूमि में, और मदमस्त गजों के शुंडों से। और क्या दिखता था कि जो मदमस्त हैं, जो हाथी हैं, उनकी सूंड पर वो जो सवार थे, बाकी लोग जितने भी उनकी सेना थी जो सवार थी, वहां से आपको बिना सिर के धड़ जो है गिरते गिरते दिख रहे थे। घोड़ों के विकल तुंडों से, और जो घोड़े थे वहां से आपको क्या दिख रहे थे, जो हाथी थे। अब जो
भाई ना, जो अब घोड़े के साथ, घोड़े के हिसाब से हाथी का अगर कंपैरिजन करें तो उसके अकॉर्डिंग घोड़े जो थे वो ज्यादा विकल होके, जो उनका घोड़ा था किनका, महाराणा प्रताप जी का, तो महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा है उन हाथियों के आगे भी क्या दिख रहा था, बहुत ही विकल दिख रहा था, अलग से दिख रहा था। जबकि हाथी ज्यादा बड़े थे, उनकी सेना ज्यादा थी, ठीक है, उनके जो सैनिक थे वो हाथियों पर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप ने वो सारी चीजें जो है वो हटा दी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब मुगल कहाँ है, उनका अभिमान कहाँ है कि जब मैंने ये सब चीजें खत्म कर दी। पट गई भूमि नरमुंडों से, चाहे वो किसी पे भी बैठे थे, हाथियों पे बैठे थे, किसी भी बैठे थे, लेकिन अब पूरी धरती जो है, पूरी भूमि जो है वो कैसी थी, नरमुंडों से थी, यानी कि उनके ऊपर मुंडी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शरीर पड़े थे, क्योंकि सबके सर उन्होंने क्या कर दिए थे, काट दिए थे। तो इस तरह से पूरी जमीन जो है, पूरी जो भूमि है वो बिल्कुल ऐसे पड़ी थी, बस बिना सर के पूरी की पूरी भूमि जो है वो पूरी भर चुकी है उनके दुश्मनों के ऐसे शरीर से जिसमें मुंडी नहीं है। ऐसा रण राणा करता था, और इस तरह का जो युद्ध है वो कौन करते थे, हमारे महाराणा प्रताप करते थे। पर उसको था संतोष नहीं, लेकिन इस तरह से रण करने के बाद भी, ऐसा युद्ध करने के बाद भी उनको संतोष नहीं था, उनको अंदर से संतुष्टि नहीं मिली थी। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वे, पर कम होता था रोष नहीं। और हर एक क्षण जैसे ही वो युद्ध में दुश्मनों को पछाड़ते और आगे बढ़ते, फिर पछाड़ते फिर आगे बढ़ते, उनका जो संतोष था वो पूरा नहीं हो रहा था, असंतुष्ट थे, और इस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और उनका जो गुस्सा था वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको जो महाराणा प्रताप को जो है अकबर के साथ तो था ही प्रॉब्लम, लेकिन उनको मान सिंह के साथ भी था, और उस मान सिंह को वो खत्म करना चाहते थे, और वो युद्ध भूमि में था। तो उनको था कि मुझे अभी तक संतोष नहीं मिला है, मुझे तो उनको मार कर ही मुझे संतोष मिलेगा। इसीलिए उनका जो संतोष था वो कम नहीं हो रहा था, उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आ गए थे। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ। अब वो कहते हैं कि जो मान है वो कहाँ है, अगर वो मिल जाए तो मैं क्या करूं, उसके रक्त से मैं स्नान कर लूं। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, और जिस पर तभी मेरी विजय होगी। और वो जो मुगल थे जिनको मान था, अब उनका मान कहाँ चला गया, उनका सम्मान कहाँ चला गया, और मैं जो हूँ वो जो मान सिंह है उसी के रक्त से स्नान करना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने अपना जो गुस्सा है उसको दिखाया है। ठीक है, बढ़ते हैं इनकी व्याख्या को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में महाराणा प्रताप के तीव्र शस्त्र प्रहारों से मुगल सैनिकों और उनके घोड़ों, हाथियों के शवों के ढेरों से भरी हुई जो युद्ध भूमि है उसका सजीव चित्रण किया है। साथ ही मुगल सेनापति मान सिंह जो थे उनके प्रति जो महाराणा प्रताप का जो गुस्सा है उसको दिखाया है। व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है, महाराणा प्रताप अपने सेनापतियों और सैनिकों के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर उनको निरंतर परास्त कर रहे थे। वे क्षण भर में ही मुगल सैनिकों के शीश काटकर उन्हें यमलोक पहुंचा रहे थे। उनके सिर कटे घड़ों नहीं होगा, धड़ों होगा, ठीक है। उनके सिर कटे धड़ों का युद्ध भूमि में ढेर लग गया था। ठीक है, महाराणा की ओर बढ़ने वाले हाथियों की भी दुर्दांत दशा हो चुकी थी। जो हाथी उनके तरफ बढ़ रहे थे उनकी भी दशा बहुत बेकार हो चुकी थी। गज सेना के वे हाथी जैसे ही महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ते, अपने चेतक पर सवार महाराणा जो है धूर्त गति से क्या कर रहे थे, उन पर आक्रमण करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी सूंडों को अपनी तलवार के एक ही प्रहार से काट डालते। उन हाथियों की कटी सूंडों और मृत हाथियों के शवों से भी युद्ध भूमि जो थी वो पटी पड़ी थी, मतलब पूरी तरह से भरी हुई थी। और दूसरी ओर मुगल घुड़सवार सेना की भी अत्यंत बुरी दशा थी। जो भी घुड़सवार सैनिक अपने घोड़े की ओर दौड़ता हुआ महाराणा की तरफ आने पर आता, उन पर आक्रमण करने का साहस करता, वे सैनिक और उसका घोड़ा भी महाराणा के भाले के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार मुगल सेना के घोड़ों और घनघोर युद्ध से व्याकुल होकर इधर उधर भागते हुए हाथियों के मृत शरीर से सारी युद्ध भूमि क्या हो चुकी थी, पट चुकी थी। दूसरी तरफ घोड़े और हाथियों के साथ ही न मालूम कितने सैनिकों के कटे हुए सिर जो है वो भी युद्ध भूमि में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। इतना भयावह युद्ध करने के उपरांत भी महाराणा प्रताप के मन को संतोष नहीं था। वे अत्यंत व्याकुल थे और युद्ध भूमि में तीव्र वेग से शत्रु पर प्रहार
करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनकी विजय की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही थी। मतलब इतना ही उनको संतोष नहीं हुआ, वो और आगे बढ़ते गए और दुश्मनों की तरफ चलते गए और शत्रु सेना के सैनिक घायल होकर निरंतर पीछे की ओर हटते जा रहे थे। अब जो घायल हो गए थे वो पीछे जाते चलते जा, क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं है लड़ने की, तो लड़ेंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए वो पीछे होते जा रहे थे। फिर भी ना तो महाराणा के मन की बेचैनी समाप्त हो पा रही थी और ना ही उनका क्रोध जो है वो शांत हो रहा था। भाई सैनिक जो है वो डर रहे थे, उसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, वो और आगे बढ़ते चले गए। युद्ध करते हुए और सेना पर वार करते हुए वे बस यही कहे जा रहे थे, मुगल सेना का सेनापति वह मान सिंह कहाँ है जिसने राजपूतों के साथ विश्वासघात किया है, जो अकबर से मिलकर के राजपूतों के सर्वनाश की कामना लिए बचता फिर रहा है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र और प्रत्येक दशा में उस मान सिंह की तलाश है जिससे मैं उसका संहार करके उसके रक्त में स्नान कर लूं। ठीक है, तो ये वाली बात जो है, जो उन्होंने राजपूतों के साथ जो विश्वासघात किया, ये आप अपनी व्याख्या में ऐड कर सकते हो ना। मुझे प्रत्येक स्थिति में वह विश्वासघाती मान सिंह चाहिए जिसका अंत करते ही हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ मान सिंह को ही चाहते थे। आगे बात करते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या है? यहाँ विश्वासघाती जो मान सिंह है उसके प्रति महाराणा प्रताप की जो व्यग्रता है, जो उसका रोष है, उसको दिखाया गया है। दूसरा, मुगल सैनिकों के नरमुंडों व हाथी घोड़ों को शब्दों से पटी हुई युद्ध भूमि जो है उसका भी क्या किया गया है, एक सजीव चित्रण किया गया है। भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस जो है वो वीर है, गुण कैसा है, ओज है, और अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति है। ठीक है, अनुप्रास कैसे होगा एक बार देख लेना, बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमें कैसे करना होता है। देखो, अनुप्रास ऐसा होता है कि एक वर्ण की आवृत्ति हो रही होती है, उसको अनुप्रास कहते हैं, और जो पुनरुक्ति है उसमें एक ही शब्द 2 बार आता है, उसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे पुनरुक्ति देखो यहाँ पर आया ना, क्षण क्षण, है ना, ये है पुनरुक्ति। तो आपको अगर कभी जैसे काव्य सौंदर्य लिखना होता है तो आप सिंपल अलंकार देख लिया करो कि जो आपको इजीली मिल जाए। जैसे अनुप्रास हो गया, है ना, और पुनरुक्ति हो गया, और एक कौन सा कहते हैं, उपमा हो गया, वो आप देख सकते हो, रूपक देख सकते हो। तो वो आप 2-3 ऐसे अलंकार हैं, उनको आप देख लेना। अनुप्रास तो देखो आपको मोस्टली मिल ही जाना है, मतलब मिल जाएगा। अभी जैसे देखो यहाँ पर क्षण क्षण दे रखा है तो ये अनुप्रास तो है ही। फिर जैसे रण रण र दे रखा है तो यहाँ पर भी अनुप्रास दिख रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम खंड काव्य जो हैं उनको करेंगे, और एक बार देख लेंगे कि सिलेबस में वो 30% जो है वो डिडक्ट हुआ है। वैसे तो हुआ ही है, फाइनल है, बट अगर टाइम रहा तो हम बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।